नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम करंट अफेयर की दो इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं, जिसके तहत हम क्रॉनिकल मैगजीन मंथली वाला भी स्टडी करा रहे हैं आपको और पढ़ा रहे हैं अच्छे से। और हम एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किए हैं, घटना चक्र का, जो आज दृष्टि वाला मैगजीन होता है, जो पूरा ईयरली मैगजीन होता है 2024 का, उसको भी हम करा रहे हैं। इससे पहले हमारा 4 वीडियो हो चुकी है इस क्लास की, जिसके तहत हमने लगभग 20 पॉइंट करीब हमने कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो जो भी साथी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना होगा आई दृष्टि करंट अफेयर के नाम से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप मंथली मैगजीन देखना चाहते हैं तो क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से मंथली मैगजीन भी है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले, लगभग हम प्रत्येक क्लास में 4 पॉइंट या 5 पॉइंट कवर करते हैं। अब देखते हैं कि बड़ा टॉपिक है कि छोटा टॉपिक है, उसके हिसाब से हम कवर करते हैं। ठीक है, यह क्लास आपके आगामी पेपर, चाहे यूपी पीसीएस का आरओआर एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का प्री एग्जाम हो, और चाहे बीपीएससी का जो प्री एग्जाम है, सभी के लिए लाभप्रद होगा। तो सभी के साथ ही इसको जुड़े और ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी साथी पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं, जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। पहले सर्वप्रथम हमको बता दे रहे हैं कौन कौन सी पॉइंट आपका आज होने वाला है, फिर उसका हम अच्छे से एलिब्रेट करके आपको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, देखते हैं आज कौन कौन से पॉइंट होने वाले हैं, कहाँ तक हो चुका है। देखिए, अब यहाँ तक आपको हो चुका था, एसडीजी इंडिया इंडेक्स तक पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आज का पहला टॉपिक आपका होगा संविधान हत्या दिवस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट होगा आपका वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। तीसरा पॉइंट आपका होगा इंडिया एआई मिशन। चौथा पॉइंट आपका होगा दूरसंचार अधिनियम 2023। ठीक है, दूरसंचार अधिनियम 2023 तक इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। ठीक है, तो आपका पहला क्या है पॉइंट, संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको देखते हैं। भारत के संविधान उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रदान किए गए हैं जो देश या उससे किसी हिस्से में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रशासन के खतरे में डाल सकती है। ऐसी स्थितियों में जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत के संविधान का भाग 18 आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगातार जो स्वतंत्रता के बाद 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के समय 1962 से लेकर 68 तक लगाया गया देश में आपातकाल। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 से लेकर आपातकाल लगाया गया, आपातकाल की घोषणा की गई। इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान ही आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू किया गया। उपयुक्त दोनों आपातकाल वर्ष 1977 में समाप्त कर दिए गए। ठीक है, जो इमरजेंसी लगाया था वो 25 जून 1975 को लगा था और समाप्त 1977 में कर दिया गया। ठीक है, तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में निर्णय लिया है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री ने 11 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी की है। ठीक है, इस साथ ही साथ 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया इसका। ठीक है, जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों का जातियां और अत्याचार किए गए। ठीक है, तो ये सब बनाने का निर्णय लिया है। ये सब पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 जून को आपातकाल लगाया। अब ये जो पॉइंट है पढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने के पश्चात ओम बिरला ने 25 जून 1975 के आपातकाल की उद्घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव किसने लाया है, जो नवनियुक्त लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने, 26 जून को। ठीक है, इस दौरान सदन में आपातकाल में आहत हुए देश के नागरिकों का स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। ओम बिरला ने भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी का रवैया बताया। ठीक है, तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी बताया। हैदराबाद मुक्ति दिवस,
के संबंध में पढ़ लेंगे। भारत सरकार 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है, ठीक है। तो 17 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किसने किया है, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के जाने का घोषणा भारत सरकार ने किया 17 सितंबर को। इस संबंध में 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है। 12 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है। साथ ही 12 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। हैदराबाद को मुक्त कराने वाले शहीदों की याद और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर 13 महीने बाद तक हैदराबाद आजादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था, ठीक है। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त किया जा चुका है, ठीक है। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वे सहयोग एवं नवाचार कर एआई के भविष्य को आकार दे सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो कहाँ किया गया, नई दिल्ली के वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का भारत मंडपम में किया गया, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन को आयोजन किसने किया, आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डाटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप विश्लेषण, सुरक्षित एआई जैसे एआई विकास के आगे बढ़ाने का ध्यान केंद्रित किया गया है, जो इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभों के अनुरूप है, ठीक है। इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभों के अनुरूप है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ओईसीडी और जीपीएआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। किसने ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और किसने, जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। ध्यातव्य है कि जीएपीआई बहुहितकारी पहल है जो जून 2020 को लॉन्च की गई थी, जून 2020 को लॉन्च की गई थी। जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल है, जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल है, ठीक है। 2024 में भारत जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष है। तो जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष 2024 में भारत है। एआई प्रशंसा दिवस, एआई प्रशंसा दिवस प्रतिवर्ष 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 16 जुलाई एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, पूछ सकता है। एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव, 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया है। तो 21 जून 2024 को यूएन महासभा ने, यह प्रथम अवसर है जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र में विनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति के अपनाया गया। इसका अर्थ है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों ने समर्थन प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम्स के निर्माण के विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस धारणा पर आधारित है कि मानव विचार की प्रक्रिया को मशीनीकृत किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है, ठीक है। इस व्यापक राष्ट्रीय व्यापी स्तरीय मिशन का बजट कितना है, तो बजट 10,371 करोड़ रुपए का है। यह विशाल बजट ये 5 वर्षों के लिए, ये कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए है। इस मिशन को लॉन्च करने में भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और इंडिया एआई इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन की कार्यान्वित किया जाएगा, ठीक है। इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं, तो बस आपको घटक का नाम याद रखना, इसके अंदर क्या है थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता,
इंडिया एआई नवाचार केंद्र, इंडिया एआई डाटा सेट मंच, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, उसके बाद सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई। ठीक है, तो इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता में एआई कंप्यूटिंग परिस्थिति तंत्र का निर्माण किया जाएगा। 10,000 से अधिक जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट तैनात किए जाएंगे। इंडिया एआई नवाचार केंद्र यह प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। इंडिया एआई डाटा सेट बेंच क्या है, तो डाटा संख्या स्वतंत्र व्यापक प्रभाव के रूप में किया जाएगा। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी शुरू किया जाएगा। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इस स्तंभ का लक्ष्य सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई शिक्षा विस्तार करना है और टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में एआई प्रयोगशाला की स्थापना करना है। ठीक है, तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना किसने ला जिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023, दूरसंचार विधेयक 2023 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है, और 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया। कुछ प्रावधान इसमें 26 जून 2024 को लागू और कुछ प्रावधान 5 जुलाई 2024 को लागू कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं एवं दूरसंचार नेटवर्क का विकास, विस्तार एवं संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन पर जुड़े हुए मामलों को संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से तथ्य हैं? निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार ने पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरूरत है। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना, संचालन, रखरखाव, विस्तार, रेडियो उपकरण धारण करना। स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। केंद्र सरकार उपयोगकर्ता की सुरक्षा प्रदान कर सकती है। विज्ञापन संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का निर्माण, मालवेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने का भी अधिकार ग्राहकों को है। ठीक है, भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई है। दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है और इस फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। 30 सितंबर 2024 को दूरसंचार विभाग ने भारत के राजपत्र में दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम 2024 अधिसूचित किया है। उद्देश्य दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 24(1) के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि के संबंध प्रबंधन एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। ठीक है, प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क का डाटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना 3 वर्ष की कैद और 2 करोड़ रुपया जुर्माना, 3 वर्ष की कैद और 2 करोड़ रुपया जुर्माना लग सकता है। ठीक है, प्राधिकार प्राप्त करने के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अनाधिकृत उपकरण रखने या अनधिकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत सख्त नियम किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितने सिम कार्ड हो सकते हैं इसे भी नियंत्रित करता है। पूरे भारत में प्रति व्यक्ति को 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में जैसे कुछ क्षेत्रों में सीमा घटाकर 6 कर दी गई है। ठीक है, तो खाली 9 सिम कार्ड रख सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में 6 सिम कार्ड ही रखा जा सकता है। ठीक है, तो यह रही आपकी आज की क्लास। आपके 4 विषय, 4 पॉइंट्स आपके इस क्लास में कवर हो गए। ठीक है, आपको यह क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और आप कुछ सुझाव देना चाहें कमेंट बॉक्स में तो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी बता सकते हैं, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप अच्छे राय दे सकते हैं। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का नाम @ खुशबू तिवारी UPPCS है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे आप देखेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे सारे चैनल का सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आपको बता भी दिया हमने क्या नाम है, ठीक है। और जो भी साथी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं आप। आई दृष्टि का भी वीडियो पुराना देख सकते हैं। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ना चाहते हैं क्रॉनिकल का, तो उसका भी वीडियो बना हुआ है क्रॉनिकल 2024 के नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।